जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ते हैं पैसा, पावर और एक ऐसा खतरनाक क्राइम नेटवर्क जिसका सच सच कहूं तो आज भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके हटाने की कोशिश करते हैं और इस पूरे रहस्य की तह तक जाते हैं। जरा सोचिए, साल 2005, कैरिबियन सागर के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राइवेट आइलैंड। बाहर से देखने पर तो लगता था जैसे कोई सपनों का जन्नत हो, नीला समंदर, सफेद रेत, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे घिनौना, सबसे काला अपराध पनप रहा था। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जो इस पूरे गुनाह का सेंटर था, मतलब एप्स्टीन का वो रहस्यमय द्वीप, एक ऐसा पैराडाइज जहां असल में शैतान का राज चलता था। देखिए, इस जगह पर सब कुछ एक धोखा था। दुनिया को दिखाने के लिए क्या था? हेलीपैड थे, शानदार गेस्ट हाउस थे, चारों तरफ हाई सिक्योरिटी, मतलब एक टिपिकल अरबपति का आलीशान ठिकाना। लेकिन हकीकत में ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जहां ट्रैफिकिंग होती थी, शोषण होता था और एक ऐसा खुफिया नेटवर्क काम करता था जहां न तो कानून की कोई जगह थी और ना ही इंसानियत की। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, नहीं। ये वो कड़वी हकीकत है जो बाद में अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट के दस्तावेजों का हिस्सा बनी। इसी सच ने इस पूरे मामले की हैवानियत पर सरकारी मोहर लगा दी। अब हर गुनाह के पीछे एक गुनहगार होता है ना? और इस कहानी का जो मेन विलन है, जेफरी एप्स्टीन, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली था। तो इस पूरे मकड़जाल के सेंटर में कौन था? जेफरी एप्स्टीन। दुनिया की नजरों में वो एक कामयाब अरबपति फाइनेंसर था, एलीट सोशल सर्कल का आप कह सकते हैं एक चमकता सितारा। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी असली पहचान क्या थी? ये एक ऐसा राज था जो सालों साल अंधेरे में ही छिपा रहा। उसकी कहानी सुनेंगे तो कोई भी हैरान रह जाएगा। सोचिए, ब्रुकलिन के एक बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, फिर भी वो सीधा पहुंच गया अमीरों के बच्चों के एक नामी स्कूल में टीचर बनकर। और फिर 1976 में एक झटके में सब कुछ छोड़ के वो वॉल स्ट्रीट के टॉप पर जा बैठा। मतलब ये जो छलांग थी ना, ये लगभग नामुमकिन लगती है। तो सवाल तो यही उठता है ना? यही वो सवाल था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी सालों तक उलझाए रखा कि भाई, बिना डिग्री के, बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के कोई इंसान वॉल स्ट्रीट की सबसे ऊंची दीवारों को फांद कैसे सकता है? इसका जवाब पैसे में छिपा था। तो जाहिर है, एप्स्टीन की असली ताकत का सोर्स था पैसा, बेहिसाब पैसा। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? क्योंकि उसकी दौलत का जो पूरा साम्राज्य था ना, वो किसी नॉर्मल बिजनेस मॉडल पे नहीं, बल्कि एक शैडो एम्पायर, एक छाया साम्राज्य पे टिका हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल, पैसा आ कहाँ से रहा था? अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगालेंगे तो उसकी कामयाबी का कोई सुराग नहीं मिलेगा। ना कोई बड़ी कंपनी, ना कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं। उसकी दौलत की कहानी जो थी वो शुरू से ही एक ब्लैक बॉक्स की तरह बंद थी। असल में एप्स्टीन का पूरा बिजनेस मॉडल ही सीक्रेसी, यानी पूरी तरह से गोपनीयता के सिद्धांत पर बना था। उसने प्राइवेट ट्रस्ट और शेल कंपनियों का एक ऐसा मकड़जाल बुना था कि पैसे का सोर्स क्या है और असली मालिक कौन है, इसका पता लगाना नामुमकिन हो जाए। सब कुछ बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था। और यहीं से रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो जाते हैं। पहली बात, उसके क्लाइंट्स कौन थे? कोई नहीं जानता था, सब सीक्रेट। दूसरी बात, कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड पब्लिक में था ही नहीं। सारा काम आलीशान घरों और प्राइवेट जेट से होता था, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं। मतलब साफ था, ये फाइनेंस की दुनिया का खेल नहीं था, ये कोई और ही खेल था। इन्वेस्टिगेटर्स को इस पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तब मिला जब सामने आया अरबपति लेस्ली वेक्सनर का नाम। वेक्सनर के साथ उसकी दोस्ती ने सब बदल दिया। वेक्सनर ने एप्स्टीन को सिर्फ अपने पैसों तक पहुंच ही नहीं दी, बल्कि उसे पावर ऑफ अटर्नी तक दे दी। इसका मतलब समझते हैं? अपनी पूरी सल्तनत की चाबी उसके हाथ में थमा दी। बस यहीं से एप्स्टीन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन देखिए, एप्स्टीन के लिए पैसा मंजिल नहीं थी, पैसा तो बस एक हथियार था, और इस हथियार का इस्तेमाल करके उसने अपना असली धंधा खड़ा किया।
एक ऐसा धंधा जो पैसों के धंधे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो था पावर का धंधा। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एप्स्टीन कोई नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, वो एक पावर ब्रोकर था। उसका काम पैसा मैनेज करना था ही नहीं, उसका काम था कनेक्शंस मैनेज करना। वो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच का एक पुल बन गया था, और उस पुल से गुजरने का टोल वो खुद वसूलता था। और उसका तरीका, उसकी पूरी एक प्लेबुक थी। स्टेप 1, पावरफुल लोगों को दूसरे पावरफुल लोगों से कनेक्ट करो। स्टेप 2, उन्हें मिलने के लिए एक्सक्लूसिव प्राइवेट जगहें दो। स्टेप 3, धीरे धीरे इन हाई लेवल मुलाकातों के गेटकीपर बन जाओ। और आखिर में स्टेप 4, इंफॉर्मेशन, एक्सेस और उनके सीक्रेट्स सब पर अपना कंट्रोल कर लो। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सवाल जो हर इन्वेस्टिगेटर पूछ रहा था। क्या जेफरी एप्स्टीन वाकई एक फाइनेंस ऑपरेशन चला रहा था, या फिर फाइनेंस तो बस एक पर्दा था जिसकी आड़ में कुछ और ही मैनेज किया जा रहा था? कहते हैं हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है। एप्स्टीन के साम्राज्य का भी हुआ, लेकिन जब उसका सच सामने आया ना, तो उसने सिर्फ कानून और इंसाफ की नींव ही नहीं हिलाई, बल्कि अपने पीछे इतने सवाल छोड़ दिए जो आज तक अनसुलझे हैं। इसकी परतें खुलनी तब शुरू हुईं जब 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ टीनेज लड़कियों ने हिम्मत करके शिकायतें दर्ज करवाईं। लेकिन असली भूचाल तो आया साल 2019 में, जब जेफरी एप्स्टीन को नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश के बेहद संगीन फेडरल चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या जेफरी एप्स्टीन सच में एक सेल्फ मेड फाइनेंशियल जीनियस था जिसने अपनी होशियारी से ये सब कुछ खड़ा किया, या फिर वो इससे भी कहीं बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था, एक प्यादा, जिसके पीछे के असली खिलाड़ी कोई और थे और जिनका मकसद कुछ और ही था? देखिए, जेफरी एप्स्टीन की मौत ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी मौत ने सच को दफन नहीं किया। उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और शायद कुछ जवाब हमेशा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में दफन होकर रह गए हैं।